स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर, दिख रहा है। आज हम करेंगे ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। फायरवॉल ऑथेंटिकेशन में देखेंगे एलडएप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे और डिस्कस करेंगे, और किस किस टाइप की हमारी ऑथेंटिकेशन इसमें परफॉर्म हो सकती है। सिंगल साइन ऑन, रेडियस है, टैकेस है, तो वो चीज़ें कैसे काम करती है और क्या उनका फ्लो होता है। अभी क्या होता है, जो ट्रेडिशनल फायरवॉल्स होते थे हमारे, तो उसमें जो ऑथेंटिकेशन होता था, सपोज किसी यूजर को कुछ चीज लॉगिन करनी है या किसी चीज का एक्सेस करना है, तो उसमें क्या होता था, वेरीफाई करता था आईपी और किस डिवाइस पर जाना है, किस डिवाइस को लॉगिन करना है, ये सब चीजें वेरीफाई करता था। बट एलडैप ऑथेंटिकेशन के बाद आप क्या कर सकते हो, पॉलिसी में आप कॉल कर सकते हो कि भाई जो यूजर है, यूजर बेस पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हो। कोई सपोज एचआर ग्रुप हो गया, ग्रुप आपने क्रिएट कर दिया, इसके अंदर मल्टीपल यूजर है। एचआर ग्रुप को आपने किसी स्पेसिफिक साइट्स का एक्सेस देना है और किसी यूजर को वो एक्सेस नहीं चाहिए, तो आप उसमें क्या डिफाइन कर सकते हो पॉलिसी में, एलडैप इंटीग्रेशन के बाद पॉलिसी में आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई जो सोर्स में एचआर ग्रुप होगा ना, उसको डेस्टिनेशन में सोशल मीडिया का एक्सेस होना चाहिए, और बाकी यूजर के लिए आप वो चीज अलाउ नहीं करोगे। इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है हमें, यूजर बेस पॉलिसी हम क्रिएट कर सकते हैं, यूजर बेस और ग्रुप बेस। ग्रुप बेस पॉलिसी होगी हमारी, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करवा सकते हो। सपोज आपने कोई डिवाइस लॉगिन करना है, फायरवॉल लॉगिन करना है, अभी क्या हो रहा है, अभी हम सिंपली कोई भी यूजर इसको लॉगिन कर सकता है जिसको ये आईपी रीचेबल है। वो क्या करेगा, अपना एचटीटीपीएस से लॉगिन करेगा पेज को, और उसको यूजर आईडी पासवर्ड पता होगा, वो लॉगिन कर लेगा। बड़े इंटीग्रेशन में क्या है, आपको जैसे यूजर डाला है ना, कौन से सिस्टम से रिक्वेस्ट जा रही है वो रिक्वेस्ट जाएगी, कौन से यूजर से लॉगिन हो रहा है, वो आपका जो मेन सिस्टम है वो क्या होगा, उसमें यूजर से आपका डेस्कटॉप ये ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा। तो इसमें है ना, बार बार आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। आपने ये वाला लॉगिन किया सिस्टम, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिवाइस पे लॉगिन हो सकते हो, दोबारा से री ऑथेंटिकेट होने की जरूरत नहीं होती अगर आपने एलडैप इंटीग्रेशन कर रखा है। अगर टेकेस इंटीग्रेशन कर रखा है, टेकेस में भी सिंपली आपको आपका एक कॉमन पासवर्ड होगा, एक कॉमन पासवर्ड होगा जो सब जगह चलेगा, सारे डिवाइसेस पर चलेगा। अदरवाइज क्या करते हैं हम, भाई हमारा जो फायरवॉल है, फायरवॉल का पासवर्ड अलग होगा, और हमारा वायरलेस कंट्रोलर का पासवर्ड अलग होगा, और हमारा कोई एडी सर्वर होगा या किसी कोई और डिवाइस होगा, एपी होगा, एक्सेस पॉइंट, तो उसका पासवर्ड अलग होगा। ऐसे होता है। इंटीग्रेशन के बाद आप क्या कर सकते हो, आपने जो चाहे टेकेस किया हो या रेडिस किया हो या एलडप किया हो, सबके लिए एक ही कॉमन पासवर्ड होगा, एक ही पासवर्ड आप सब जगह यूज कर सकते हो। अगर आपने मेन पासवर्ड चेंज किया, तो वो चेंज होने के बाद चेंज्ड वाला पासवर्ड ही सब जगह काम करेगा, बार बार आपको सारे पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? और इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग, लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग में अगर आप आईपी के बेस पे आइडेंटिफाई करते हो कि भाई आपने सपोज आपके टीम ने बोला कि भाई यूजर ए है, इसका आप मुझे लॉग्स निकाल के दो, ये क्या क्या चीजें एक्सेस करता है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने सिस्टम में, मैनुअल सेटअप कोई नहीं करता है, कोई स्टैटिक आईपी प्रोवाइड नहीं करता है अपने बड़े नेटवर्क के अंदर, तो उसमें क्या डिफिकल्टीज आती है कि भाई यूजर का जो आईपी है ना, वो डेली बेसिस पर चेंज हो रहा है डीएचसीपी से, डीएचसीपी से डिफरेंट डिफरेंट आईपी मिल रहा है डेली बेसिस पर। तो आपको डिफिकल्ट होगा कि भाई उसके जो लोग्स हैं उनको निकाल पाना। अब आप क्या करते हो कि भाई सपोज आपने आज की डेट में 10 तारीख को उसके लोग्स निकालने हैं, तो आप क्या कर पाओगे, आज की डेट के तो निकाल लोगे क्योंकि आपको आईपी पता होगा यूजर का क्या आईपी मिला है। बट उससे पिछली डेट के बोले तो क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप एलडैप इंटीग्रेशन कर सकते हो। एलडैप में क्या होगा, एलडैप में आप लोग्स में फिल्टर लगाओगे यूजर बेस। सपोज आपने कोई लोग्स है, लोग्स आपने पूरे डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करने के बाद आपको फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है, फिल्टर लगाना है यूजर ए का। यूजर ए का फिल्टर लगाओगे, उसमें सारी आपको डिटेल्स आ जाएगी, किस किस डेस्टिनेशन पे यूजर जा रहा है, किस किस पर नहीं जा रहा है।
ये इजी हो गया, ऑथेंटिकेशन में इजी हो गया। डिपार्टमेंट वाइज पॉलिसी आप लगा सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल वे में आप देखोगे कैसे पॉलिसी क्रिएट करते हो, आप सबनेट के बेसिस पर करते हो। सबनेट के बेस पर या आईपी के बेस में आपने वही एचआर डिपार्टमेंट को एक सबनेट असाइन कर दिया। आपने सेल्स आपने किसी सेल्स डिपार्टमेंट को क्या किया, दूसरा सबनेट असाइन कर दिया, सबनेट टू असाइन कर दिया। तो आप ऐसे पॉलिसी क्रिएट करते हो। एचआर डिपार्टमेंट के लिए सोशल मीडिया अलाउ कर दिया, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए आपने सेल्स वाली साइट्स कर दी, बिलिंग वाले के लिए आपने इंटरनल साइट्स अलाउ कर दी। तो ऐसे आप पॉलिसी क्रिएट करते हो, है ना, जो सबनेट के बेसिस पर। जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो कोई भी ऑथेंटिकेशन सर्वर, यानी कि एलडेप, एलडेप हमारा क्या होता है, एलडेप में एक बेनिफिट होता है जो आपके डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप को भी ऑथेंटिकेट करवाता है एलडेप एडी सर्वर से। बट जो टेकेस होता है, मेन डिफरेंस समझो यहाँ पर, जो टेकेस होता है, टेकेस क्या करता है, डिवाइस की ऑथेंटिकेशन करवाता है। रेडियस जो होता है वो डिवाइस की ऑथेंटिकेशन करवाता है। बट एलडेप क्या करता है, एलडेप पापा के आपके जो डेस्कटॉप प्रिंटर्स है और उन सब की भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करवाता है। तो अभी क्या करेंगे हम, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर क्रिएट करेंगे कहाँ पर, एडी पर। आपको पासवर्ड नहीं पता होगा, फायरवॉल पर आप क्या करोगे, सिंपली एडी इंटीग्रेशन किया। एडी इंटीग्रेशन के बाद ग्रुप को एक्सेस दे देने, ग्रुप को एक्सेस दे दोगे, फिर बाद में क्या होगा, कोई भी न्यू यूजर आता है कंपनी में, आपकी टीम में ज्वाइन किया, तो आपकी टीम में ज्वाइन करोगे, आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे एडी टीम से कि भाई ये यूजर है, यूजर ये है, हमारी टीम ज्वाइन की है इसने नेटवर्क सिक्योरिटी में, आप इसको सेम ग्रुप का पार्ट बना दो जिसके हम पार्ट हैं, है ना। तो ऐसे होगा, तो उसको ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा फायरवॉल का। और डिपेंड करता है किस टाइप से आप ऑथेंटिकेशन यूज करना चाह रहे हो, है ना, काफी मेथड है इसमें। After FortiGate identifies the user or device, FortiGate applies firewall policy। जब FortiGate को यूजर आईडी और डिवाइस का पता लग जाता है, FortiGate क्या करता है, अप्लाइज द फायरवॉल पॉलिसी एंड प्रोफाइल टू अलाउ और डिनाई। अलाउ करना है, डिनाई करना है, टू इच स्पेसिफिक नेटवर्क रिसोर्सेज, है ना। जो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो यूजर को एक्सेस देते हैं फायरवॉल का, आईपी के बेसिस पर देते हैं। आईपी के बेसिस पर दे देंगे उसको, डेस्टिनेशन डाल देंगे पॉलिसी में। अगर उसको एक्सेस होगा तो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट इंटीग्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, यूजर बेस्ड पॉलिसी बना सकते हैं, आईपी हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आईपी उसको कुछ भी मिले। डाउट यहाँ पे कुछ? नहीं सर। इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे अभी हमारा चलेगा ना आगे, पीपीटी हम्म। और क्लियर होता रहेगा। फोर्टिगेट मेथड वो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, लोकल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है हमारा। लोकल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, यूजर एंड पासवर्ड स्टोर्ड ऑन ए फोर्टिगेट। जो फोर्टिगेट का आपका डिवाइस होता है, लोकल डिवाइस जो फायरवॉल होगा, उसी के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड आपके स्टोर होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आप किसी डिवाइस को ऑथेंटिक मतलब किसी यूजर को ऑथेंटिकेट करवाना चाह रहे हो फायरवॉल से, फायरवॉल आपने लॉगिन करना है, तो वो किस पर स्टोर होते हैं, वो आपके स्टोर होते हैं लोकल फोर्टिगेट फायरवॉल के ऊपर। सर्वर बेस्ड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑल्सो कॉल्ड रिमोट पासवर्ड, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, जो सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है आपकी, वो उसको हम रिमोट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। रिमोट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्यों बोलते हैं, सपोज आपका ये कोई यूजर हो गया, इसने कोई डिवाइस है, ये फायरवॉल हो गया, सपोज फायरवॉल ही आपको लॉगिन करना है। फायरवॉल आपका नेटवर्क में कनेक्टेड होगा, फायरवॉल आपका नेटवर्क में कनेक्टेड होगा, और नेटवर्क में आपका लगा हुआ है एडी सर्वर या टेकेस सर्वर या रेडियस सर्वर, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसने लॉगिन करना है, लॉगिन करने में क्या होगा कि पहले रिक्वेस्ट इस पे जाएगी। जब फायरवॉल पे रिक्वेस्ट आ जाएगी ना, तो फायरवॉल हमारे रिमोट सर्वर से पूछता है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिमोट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। आपका पासवर्ड जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए, पासवर्ड आपने करेक्ट डाला होगा तो ऑथेंटिकेट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब पासवर्ड स्टोर्ड होने पॉप थ्री हो सकता है आपका, सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन में रेडियस हो सकता है, एलडैप हो सकता है, टेकेस सर्वर हो सकता है। ये इतने टाइप के हमारे ऑथेंटिकेशन मेथड हो सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसके बाद। एक तो ये नॉर्मल हो गया, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला और ऑथेंटिकेट करवा गया। और दूसरा क्या होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में होता है वो।
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, एक से ज्यादा मेथड ऑथेंटिकेट करवाने के लिए। एक तो आपका यूजर नेम पासवर्ड हो गया, दूसरे में क्या हो जाएगा उसके ऊपर, आप भाई कोई टोकन यूज कर सकते हो। टोकन जैसे आजकल आपने सिस्टम में देखा होगा, सिस्टम में हमारी कंपनी वाले क्या करते हैं, हमें कुछ कंपनीज के अंदर एक टोकन टाइप का दे देते हैं, वो आप लगाओगे, उस पे फिंगर रखोगे, तभी दूसरी टाइप में ऑथेंटिकेट करोगे। बट फर्स्ट टाइम में आपका क्या है, यूजर नेम पासवर्ड मैच होना चाहिए, उसके बाद आपका टोकन ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, और जैसे टोकन की हमने बात करी यहाँ पे टू फैक्टर में, एक तो आपने पहले यूजर नेम पासवर्ड डाला, यूजर नेम एंड पासवर्ड, पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया, उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा कि भाई आप ओटीपी सेंड करवाओ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जो भी ऑप्शन आएगा अपने अकॉर्डिंग, आपने भाई हार्ड टोकन यूज करना है क्या यूज करना है, आप उस पर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद क्या जाएगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी जाता है, मोबाइल पर आप एक्सेप्ट करोगे, या तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपने एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आया है या ओटीपी डालने का ऑप्शन आया है, कुछ भी मेथड हो सकता है। एक एग्जांपल ले सकते हो जीमेल का, जीमेल आप लॉगिन करते हो, जीमेल लॉगिन करते टाइम क्या होता है, जीमेल में पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड जाएगा। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड सही डाल देते हो, फिर उसके बाद आपका दूसरे डिवाइस पर ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज जाता है, जिस पर आपने जीमेल कॉन्फ़िगर करी होती है, वहां पे पूछा जाता है कि भाई उसको एक्सेप्ट करना है यूजर को, जो लॉगिन कर रहा है जीमेल, या डिनाई करना है। अगर आपने नहीं उसको लॉगिन किया हुआ कहीं और जीमेल का, तो आप सिंपली क्या करते हो, डिनाई कर देते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। हम्म। ये होता है हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक से ज्यादा मेथड हमारे ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, या सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो इसमें टू फैक्टर का मतलब होता है समथिंग यू नो, समथिंग यू नो का मतलब है जो आपको पता है, जो आपको पता है, जैसे कि आपका पासवर्ड, पासवर्ड पता है आपको, और यूजर नेम पता है, तो ये पता है आपको। और दूसरा मेथड क्या होगा यहाँ पे, जो समथिंग यू हैव, यू हैव का मतलब है कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या है, सपोज आपका कोई यूजर है, यूजर को क्या पता लग गया, आपका यूजर नेम पासवर्ड पता लग गया, पता लग गया, बट उसके बाद क्या होगा, उसके पास मोबाइल तो नहीं है ना, मोबाइल तो आपके पास ही रहता है। जब तक उसके पास टोकन नहीं होगा या कोई ओटीपी नहीं होगा, जो हमारा सेकंड फैक्टर में हम यूज कर रहे हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, जब तक वो सेकंड मेथड नहीं होगा उसके पास ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, तब तक वो डिवाइस को लॉगिन नहीं कर सकता। क्लियर यहाँ पे। जी सर। जैसे अब सर यहाँ पे हमारे यहाँ पे यूबी की यूज होती है, सिट्रिक्स का लॉगिन करते हैं, उसके बाद यूबी की फिंगर लगाते हैं, उसके बाद लॉगिन होता है। हाँ सेम, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, पहले आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता होगा, फिर उसमें आप हम्म। फिंगर लगाओगे, तो फिंगर लगाने के बाद वो उसमें लॉगिन होता होगा। बिल्कुल। अब इसके बाद आता है लोकल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, जो आपके जो पासवर्ड होते हैं ना, यूजर नेम और पासवर्ड, वो किस में स्टोर होता है आपके, वो होता है लोकल फोर्टिकेट में। अब इसमें क्या होगा, आपने भाई डिवाइस को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको, आपने डिवाइस को एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद पेज आ गया, पेज में क्या होगा, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, सेकेंड में आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, उसको वो ऑथेंटिकेट कर देता है डिवाइस। क्लियर। तो यहाँ पे जब आप यूजर नेम क्रिएट करते हो, तो इसमें कैसे करना पड़ता है हमें, यूजर एंड ऑथेंटिकेशन में जाओगे, यूजर डेफिनेशन में लोकल यूजर डिफाइन करोगे, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, और पासवर्ड डालने के बाद किसी ग्रुप का पार्ट है तो ग्रुप यहाँ पे अनेबल कर दोगे। अदरवाइज यूजर ही आप क्रिएट कर रहे हो तो यूजर नेम अनेबल किया और उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना होता है। The device simplest method authentication is local password authentication. User account information, username and password is stored locally on the FortiGate device. The method works well for a single FortiGate installation. Single FortiGate installation के लिए अच्छे तरीके से काम करता है। Local account are created on the user definition page where a wizard takes you through the process. For the local password authentication, select user as the user type and create a username and password. If desired, you can also add email and SMS information. ये भी आप ऐड करवा सकते हो, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आप अनेबल कर सकते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो। अब इसके बाद आता है सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ।
सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन में आपका होगा अकाउंट आर स्टोर्ड ऑन ए रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर। रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या हो सकता है आपका? टेकेस हो सकता है, टेकेस हो सकता है, और क्या हो सकता है? रेडियस हो सकता है, रेडियस हो सकता है आपका। इसके अलावा आपका एलडेप हो सकता है, या आपका कोई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो ये मेथड हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग: क्रिएट एन अकाउंट for the user locally and specify the server to verify the password। यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं लोकली, और उसमें स्पेसिफाई करते हैं जो पासवर्ड कहाँ से ऑथेंटिकेट हो आपका। कौन वेरीफाई करेगा पासवर्ड? वो वेरीफाई करेगा आपका रिमोट सर्वर। ऐड द ऑथेंटिकेशन सर्वर टू ए यूजर ग्रुप। यूजर ग्रुप में हमें ऑथेंटिकेशन सर्वर ऐड करना पड़ता है। ऑल यूजर इन दैट सर्वर बिकम मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, यूजर नेम में आपने पासवर्ड डाला, पहले आपका ऑथेंटिकेशन पेज आएगा जब आपने आईपी डाला। आईपी डाल के फायरवॉल को आप एक्सेस कर रहे हो। आपका ये है यहाँ पे, पहले यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाएगा, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला यहाँ पे। पासवर्ड डालने के बाद आपका जो डिवाइस है, फोर्टिगेट फायरवॉल है, वो कहाँ पे सेंड कर देगा? रिमोट सर्वर के पास सेंड कर देगा। जैसे ही वो रिमोट सर्वर के पास सेंड करेगा, तो फोर्थ जो रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे, जो चौथा पैकेट होगा, उसमें क्या होगा? ओके कर देगा कि भाई ये यहाँ पर ये ऑथेंटिकेट हो गया है, वेरीफाई हो गया। अगर आपने यूजर ने पासवर्ड सही नहीं डाला है, तो फोर्थ नंबर में, फोर्थ जो स्टेप आपका, फोर्थ स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे डिनाई हो जाएगा एक्शन। आपको एरर आ जाएगा, यूजर ने पासवर्ड इज नॉट मैचिंग करके, ऐसे कुछ। अब यहाँ पे क्या होता है, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर आपके कौन कौन से होता है? एक आपका टेकेस हो गया, एललैब हो गया, रेडियस सर्वर हो गया, और पोप 3 हो गया। जो पोप 3 होता है आपका सीएलआई के थ्रू कॉन्फ़िगर होता है, इसमें ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है आपको। पोप 3 इज only server that require an email address as a login credential। All other remote authentication server use the username। और जो दूसरे हमारे ऑथेंटिकेशन सर्वर, रेडिस हुआ, एलडेप हुआ, टेकेस हुआ, इनमें हमें यूजर नेम डालना पड़ता है, और सिंपली उसको, उसके बाद हमें पासवर्ड डालना पड़ता है, तो हमारा लॉगिन हो जाता है। सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन, आपने सर्वर बेस्ड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एनेबल करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सिंपली जाना पड़ेगा यूजर एंड ऑथेंटिकेशन में। वहां पर जाने के बाद आपको रिमोट रेडियस सर्वर, जैसे रिमोट रेडियस सर्वर आपने कॉन्फ़िगर करना है, तो इसमें रेडियस सर्वर कर लोगे। टेकेस सर्वर करना है, टेकेस सर्वर कर लोगे। एलडेप करना है तो एलडेप कर लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आपको नेम डालना पड़ेगा, रैंडम नेम कुछ भी आप डाल सकते हो। रैंडम नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन सर्वर वो ऐड करवाना पड़ता है। ऐड करवाने के बाद सपोज यहाँ पे देखो रेडियस सर्वर आ गया, रेडियस सर्वर आ जाए, रेडियस सर्वर आपने कॉल कर दिया। तो इस टाइप से हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। क्रिएट यूजर अकाउंट ऑन अ FortiGate, सिलेक्ट रिमोट सर्वर टाइप एंड पॉइंट टू द प्री कॉन्फ़िगर्ड रिमोट सर्वर। प्री कॉन्फ़िगर्ड रिमोट सर्वर को हमें पॉइंट करवाना पड़ता है। ऐड यूजर टू ए ग्रुप, ग्रुप में यूजर को ऐड कर देंगे। ऐड द रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर टू अ यूजर ग्रुप, यूजर ग्रुप में हम क्या करेंगे? ऑथेंटिकेशन सर्वर को ऐड करवा देंगे। तो ये स्टेप होता है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। एलएफ में क्या होगा? एलएफ आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, रुको, ये एलडेप आपका क्या क्या ऑथेंटिकेट करवाता है? एलडेप आपका एक तो पोर्ट नंबर, सबसे पहले अगर आप एलडेप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये आप कोई और भी जैसे रेडियस और टेकेस यूज कर रहे हो, टेकेस का जो पोर्ट नंबर होता है वो यूज करता है टीसीपी 49। 49 पे काम करता है, आपका 49 पोर्ट नंबर अनेबल होना चाहिए अगर आप टेकेस ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो। अगर आप एलडेप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उस केस में आपका 389 आपका अनेबल होना चाहिए, पोर्ट टीसीपी 389। और ऐसे हमारा रेडियस होता है, वो किस पे होता है? 1812 और 1813 आई थिंक, यही वाले होते पोर्ट, आप एक बार मैच कर लेना। तो ये पोर्ट आपके अनेबल होने चाहिए अगर आप किसी भी टाइप के इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अपने फायरवॉल के साथ।
जो एलडैप होता है, एलडैप किस किस चीज को ऑथेंटिकेट करवाता है? आपका डिपार्टमेंट होता है, पीपल होता है, या ईमेल एड्रेस है, उनको भी ऑथेंटिकेट करवा सकता है, प्रिंटर्स को भी ऑथेंटिकेट करवा सकता है ना? यूजर ग्रुप जो आपने क्रिएट करवा रखे हैं उनको ऑथेंटिकेट करवा सकता है। जो मोस्टली जो कंपनीज होती है हमारी, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? एलडैप यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन सर्विस। LDAP consists of data representation schema, a set of defined operation and request and response network. Binding is the operation in which the LDAP server authenticates the user. अब बाइंडिंग क्या होता है? जिसमें LDAP सर्वर क्या करता है? यूजर को ऑथेंटिकेट करवा सकता है। तो LDAP तो सिंपल है, मोस्टली कंपनी में यूज ही होता है। जो भी आप लैपटॉप वगैरह अपने यूज करते हो, लॉग इन करते हो यूजर नेम पासवर्ड से, जो उनका डेटाबेस स्टोर होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का और यूजर का, तो वहाँ कहाँ पे स्टोर होता है? आपका LDAP पे स्टोर होता है। और डोमेन से ज्वाइन होता है, LDAP पे स्टोर होता है। LDAP सर्वर आपका ऑथेंटिकेट करवाता है। यूजर नेम आपने सही डाला होगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, वो फायरवॉल में आपने इंटीग्रेट करनी होती है अगर आपने यूजर बेस पॉलिसी अप्लाई करनी है। अगर आपने LDAP इंटीग्रेट करना है तो उसमें आपने क्या करना पड़ेगा? तो उसमें सिंपली आपने पहले जाना है यूजर एंड ऑथेंटिकेशन में, LDAP सर्वर में जाओगे, वहां पे आप क्या डिफाइन करोगे? कोई भी नेम डाल दोगे, रैंडम नेम, एक्सटर्नल सर्वर या LDAP सर्वर जो भी होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे LDAP सर्वर का IP डालना है। IP डालने के बाद पोर्ट नंबर डाल दोगे, यहाँ पे UID यूज करना है, और ये चीजें हैं। यहाँ पे अलग अलग टर्म्स आती है तो वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप UID यूज करोगे, यहाँ पे ब्राउज करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ब्राउज करने पे आपको डिस्टिंग्विश नेम सिलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। चूज करने के बाद ये चीजें यहाँ पे आपको आपको आ जाएगी। और फिर आपने यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, ये चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। यूजर नेम भी आप डिफाइन कर सकते हो करके, जो भी आप यूज कर रहे हो। टेस्ट कनेक्टिविटी करनी है, टेस्ट कनेक्टिविटी से पता लगेगा कि भाई आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है या नहीं है, सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया या नहीं हो गया, वो चीजें हमारी पता लगती है। LDAP server page, you can configure FortiGate to point LDAP server for a server based password authentication के लिए आप LDAP server को point करवा सकते हो। The configuration depends heavily on the server schema and security setting. Windows Active Directory is very common. जो Windows Active Directory है वो very common है हमारी कंपनीज के अंदर, कहीं भी जाओगे मोस्टली जगह आपको मिलेगा। The common name identifier setting is the attribute name you use to find the username. जो कॉमन नेम होता है CN, वो डायरेक्टरी को फाइंड आउट करने के लिए होता है। सम स्कीमा अलाउ यू टू यूज द एट्रीब्यूट यूजर आईडी। कुछ आपके स्कीमा अलाउ करता है यूजर आईडी आप यूज कर सकते हो एट्रीब्यूट के लिए। AD मोस्ट कॉमनली यूज सैम अकाउंट। जो AD होता है ना, AD हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए, जो यूजर ऑथेंटिकेट करवाते हैं हम, जो यूजर को ऑथेंटिकेट करवाता है हमारा AD सर्वर, वो कौन सा अकाउंट यूज करता है? सैम अकाउंट। सैम अकाउंट यूज करता है। और CN, बट यू कैन यूज अदर एज वेल। तो ये चीजें हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाई दूंगा। तो सैम अकाउंट यूज करता है ऑथेंटिकेशन के लिए AD सर्वर हमारा। अब देखो, रेडियस आपने ऑथेंटिकेशन कर दिया है ना, इंटीग्रेट कर दिया ऑथेंटिकेशन के लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? पहले आपकी जाती है एक्सेस रिक्वेस्ट। अब एक्सेस रिक्वेस्ट जाने के बाद अब रेडियस सर्वर आपका रिप्लाई करेगा, या तो एक्सेस एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई ठीक है आपके क्रेडेंशियल्स ओके, या उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। या फिर अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो थर्ड आपका आता है एक्सेस चैलेंज। इसमें क्या होता है? इसमें आपका हो सकता है आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर रखा हो। ये तभी आता है जब आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल किया हो। एक्सेस चैलेंज का मतलब होता है यहाँ पे, सॉरी, access challenge which mean that the server is requesting a secondary password ID। तो इसका मतलब हुआ कि जो सेकेंडरी पासवर्ड आईडी है उसके लिए पूछ रहे हैं। टोकन और फोर्टिकेट कुछ भी हो सकता है, टोकन हो सकता है, OTP हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है। दिस इज टिपिकली द रिप्लाई फ्रॉम द सर्वर
वेयर यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इन तीनों का मीनिंग पता लग गया है। एक्सेप्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट में रिजेक्ट हो जाएगा, और एक्सेस चैलेंज में क्या हो रहा है, कोई ओटीपी मांग रहा है या टोकन के लिए पूछा है या कोई सर्टिफिकेट चेक कर रहा है, वो चीजें हो सकती हैं। अब आपने रेडियस इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, सिंपली आपको यूजर ऑथेंटिकेशन में जाना होता है, रेडियस सर्वर में जाओगे, रेडियस सर्वर में जाने के बाद आपने यहाँ पे नेम डिफाइन करना है, और यहाँ पे आईपी डालना है आपको, और पासवर्ड डालना है सीक्रेट की, जो भी होती है आपकी रेडियस सर्वर की, वो आप डालोगे और यहाँ पे टेस्ट कनेक्टिविटी करोगे तो चल जाएगा। और आपने यूजर टेस्ट करना है, टेस्ट यूजर पे आप क्लिक करोगे तो यूजर टेस्ट हो जाएगा आपका। तो यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए आपको। टेस्टिंग द एलडेप एंड रेडियस क्वेरी ऑन द सीएलआई। अगर सीएलआई से आपको टेस्टिंग करनी है कि भाई एलडेप यूजर है वो करेक्ट है नहीं है, पासवर्ड अपना ठीक डाल रहा है नहीं डाल रहा है, कई बार आती है ना हमारे पास क्वेरी कि भाई ये यूजर है इसका लॉगिन नहीं हो रहा है, ये यूजर किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपने यूजर नेम टेस्ट करना होता है। अगर आपने एडी इंटीग्रेशन कर रखा है तो उसकी कमांड होती है डायग्नोस टेस्ट ओथ सर्वर एलडेप एक्सटर्नल सर्वर, जो आपका एलडेप सर्वर नेम आपने डिफाइन कर रखा होगा, फिर इसके बाद आता है यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, अगर आपने सही डाला है तो यहाँ पे सक्सेड दिखा देगा, अदरवाइज क्या दिखाएगा, आपका फेल दिखा देगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, रिमोट रेडियस ऑथेंटिकेशन ग्रुप मेंबरशिप, तो किस चीज़ का ग्रुप है वो भी दिखा देगा यहाँ पे। ग्रुप मेंबरशिप आर प्रोवाइडेड बाय वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स कॉन्फ़िगर्ड ऑन द रेडियस सर्वर, तो यहाँ पे ग्रुप भी दिखा देगा इस टाइप से। अब ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड वन वन टाइम पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन दैट इम्प्रूव सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड होता है जो आपकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है बाय प्रिवेंटिंग अटैक एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ स्टैटिक पासवर्ड। अब देखो स्टैटिक पासवर्ड आप यूज करते हो है ना, कोई ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, ब्रूट फोर्स में क्या होता है, आपके जो रैंडम आईडी पासवर्ड डाल के देखेगा यूजर, क्यों देखेगा, आप देखो उनको पता कैसे लगता है, वो रैंडम कैसे डालता है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर से वो ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। अब मोस्टली यूजर क्या करते हैं, एडमिन यूजर होता ही है सबके, फायरवॉल में अनेबल करके रखता है, और वो क्या करेगा, एडमिन से ट्राई करता रहेगा लॉगिन, अलग अलग से पासवर्ड डालेगा, एडमिन एडमिन एट 1 2 3, जो नॉर्मली बेसिक पासवर्ड होते हैं उनको ट्राई करेगा डालने के लिए। अगर आपने बेसिक पासवर्ड डाल रखा है तो क्या करेगा, यहाँ पे जो अटैकर होता है वो लॉगिन कर जाएगा। अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रखा है तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, आपका ओटीपी आपको डालना पड़ता है, ओटीपी तो यूज के पास होगा नहीं, ओटीपी में भी रैंडमली ट्राई करता है डालने का, बट वो मैच नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। बट कॉमनली यूजर रख देते हैं कई बार कॉमन पासवर्ड, एडमिन एट 1 2 3 या एबीसी एट 1 2 3, पासवर्ड एट 1 2 3 ऐसे करके डाल देते हैं, तो वो हमें नहीं डालना चाहिए। तो ये हमारा बेनिफिट है, यहाँ पे अटैकर्स को प्रिवेंट करता है। अगर हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करते हैं, requires two independent method of identifying a user, something you know, जो आप ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपको पता है, सच एज ए पासवर्ड और पिन, जिससे आप लॉग इन कर सकते हो। समथिंग यू हैव सच एज ए टोकन और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट होना चाहिए, टोकन होना चाहिए। वन टाइम पासवर्ड ओटीपी कैन बी यूज ओनली वन टाइम, जो ओटीपी आता है हमारे सिस्टम पर या मोबाइल पर, तो वो ओटीपी जैसे मोबाइल पर ही आता है जनरली, सिस्टम पे तो कोई ओटीपी नहीं आता, मोबाइल पर ओटीपी आया तो वो कितनी देर के लिए वैलिड होता है, एक तो वो डिपेंड करता है, 60 सेकंड के लिए मोस्टली वैलिड होता है, 60 सेकंड 40 सेकंड वो आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, वो एक बार आपने यूज किया ना ओटीपी, उसके बाद क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ओटीपी आपका सेम रहता है। Available on both user and administrator account, the user or user group is added to a firewall policy in order to authenticate। firewall policy में आपका ये ऐड होना चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए। अब मेथड ऑफ ओटीपी डिलीवरी इंक्लूड, अब कौन कौन से मेथड हो सकते हैं डिलीवरी के लिए, ओटीपी डिलीवरी के लिए, 40 टोकन आता है आपका 200, 40 टोकन मोबाइल आता है जिससे कि मोबाइल पर ऑथेंटिकेशन भेज सके, ये आपका हार्डवेयर डिवाइस आता है, जैसे आपने बोला ना यूबी की, तो उसी टाइप का ही आता होगा 40 टोकन 200, तो वो आप यूज कर सकते हो, ईमेल यूज कर सकते हो, एसएमएस यूज कर सकते हो, मोबाइल पुश कर हम्म। सकते हो। मोबाइल पुश में क्या होगा, सपोर्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन विदाउट रिक्वायरिंग यूजर कोड।
अब मोबाइल पुश में क्या होता है कि आपके पास ना मैसेज गया, तो वहां पे एक तो यस आएगा और एक क्रॉस करके मतलब कि नो आएगा, है ना। इसका मतलब यस हो गया, इसका मतलब नो हो गया। तो आपने यहाँ पे यस कर दिया तो लॉगिन कर जाएगा, अदरवाइज आपने क्रॉस किया तो वो लॉगिन फेल्ड हो जाएगा। तो ये होता है मोबाइल पुश। और बाकी आपके एसएमएस ओटीपी वो आपको पता ही है। और इसमें जो मेन चीज है ना ध्यान रखने वाली, वो आपका है एनटीपी सर्वर रिकमेंडेड। एनटीपी सर्वर आपका ऑलवेज सिंक होना चाहिए। अगर एनटीपी आपका टाइम सिंक नहीं होगा ना तो वो ओटीपी मिसमैच कर जाता है टाइम की वजह से। टाइम की वजह से मिसमैच हो जाएगा तो फिर आपका काम ही नहीं करेगा। 1 मिनट का टाइम होता है ना, एक्सपायर हो गया तो उसमें टाइम अलग जी। दिखाएगा। तो वो नहीं हो पाएगा फिर। हाँ, तो ये एल्गोरिदम होती है 40 टोकन की, भाई किस टाइप से ऑथेंटिकेट करता है। अब इसमें दो चीज होती है एल्गोरिदम में, क्या होता है, एक टाइम होता है, एक सीड होता है ना। तो स्टैटिक पासवर्ड प्लस ओटीपी, स्टैटिक पासवर्ड प्लस ओटीपी डालना होता है, ये सेम वैल्यू होनी चाहिए दोनों साइड में। अब इसमें क्या होगा, ए सीड ए यूनिक रैंडमली जनरेटेड नंबर दैट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। एक रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है ये सीड। और फिर द टाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए एक्यूरेट इंटरनल क्लॉक, ये आपका टाइम होता है। तो अब इसमें क्या होगा, आपने स्टैटिक पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद आपकी रिक्वेस्ट जाएगी वैलिडेट करने के लिए सर्वर के पास। पहले तो ये मैच हो गया स्टैटिक पासवर्ड। फिर ओटीपी आप डालोगे, ओटीपी डालने के लिए वैलिडेशन जो सर्वर है ना उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट गई, उसके बाद आपका जो टाइम होता है ना टाइम भी मैच किया जाएगा, टाइम मैच करेगा। टाइम मैच करने के बाद जो एल्गोरिदम है वो आपकी अप्लाई होती है, हाँ मैच हो गया, टाइम भी आपका मैच हो रहा है। और जो सीड होता है, सीड मतलब कि आपका यूनिक रैंडम नंबर होता है एक टाइम के लिए, वो भी आपका मैच कर जाएगा और टाइम भी सिंक है आपका, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर। जी सर। स्टैटिक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आपका ये हो गया। कौन सा, आप देखो यहाँ पे स्टैटिक पासवर्ड प्लस ओटीपी चाहिए, है ना। स्टैटिक पासवर्ड ओटीपी के लिए आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी आपकी, पहले तो ये हुआ टाइम आपका एक्यूरेट होना चाहिए, सीड आपका एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद आपने स्टैटिक पासवर्ड प्लस ओटीपी चाहिए लॉगिन करने के लिए। पहले आपने स्टैटिक पासवर्ड डाला, स्टैटिक पासवर्ड डालने के बाद आपकी रिक्वेस्ट यहाँ गई, ये वैलिडेट हो गई। वैलिडेट होने के बाद आपके पास ओटीपी आता है, ओटीपी आप डालोगे, फिर ओटीपी आपका चेक किया जाएगा एक्यूरेट टाइम है या नहीं है। अगर टाइम का भी मिसमैच हो जाएगा वहां पे फेल हो जाएगा। अगर मैच हो जाता ओटीपी, फिर सेम एल्गोरिदम रन होती है, पता लगता है हमारे डिवाइस को पासवर्ड ओके है, ओटीपी ओके है, उसके बाद हमें अलाउ कर देता है लॉगिन करने के लिए। बोथ सीड एंड टाइम गो थ्रू ए एल्गोरिथम दैट जनरेट ओटीपी, ये दोनों मिलके ओटीपी जनरेट करवाते हैं, टाइम एंड सीड और passcode on the token. The passcode has a short lifespan usually measured in a second. सेकेंड में होता है 60 सेकंड तक जो हमारा पासकोड वगैरह जनरेट होता है। 40 टोकन 200 हम यूज कर सकते हैं, पॉसिबली मोर और लेस फॉर अदर आरएसए जनरेशन जनरेटर्स। वंस द लाइफ स्पैन एंड्स, अगर लाइफ खत्म हो जाती है 60 सेकंड के अंदर नहीं डाला तो दोबारा से पासकोड आपको जनरेट करवाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है हमारी, 40 टोकन वगैरह आपने कॉन्फ़िगर करना है तो ये मोबाइल टोकन है, यहाँ पे देखो दिखा भी रहा है। तो इसके लिए आपको यूजर नोटिफिकेशन में जाओगे, 40 टोकन्स में जाओगे, यहाँ पे दिखा देगा आपको यूजर्स। और कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है आपको, ये जो सेम सेटिंग है इसमें, यूजर में जाओगे, स्टूडेंट अनेबल कर दिया, यहाँ पे लोकल यूजर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अब रिमोट यूजर यहाँ पे आपने कॉल कर देना है, मतलब कि जो ग्रुप है ग्रुप आपने कॉल कर देना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर दोगे। अब यहाँ पे देखो टोकन क्लाउड है, 40 टोकन क्लाउड और 40 टोकन। अब यहाँ पे टोकन है, टोकन का ये सीरियल नंबर वगैरह होता है, ये हमें डालना होता है। तो ये हमें परचेज करना होता है, तभी हमें या तभी हम ये यूज कर सकते हैं। एसएमएस करना है तो एसएमएस के लिए आप ये नीचे वाले ऑप्शन अनेबल कर सकते हो। तो आपका डिवाइस लाइसेंस होना चाहिए इसके लिए। और हार्ड टोकन होता है, एक मोबाइल टोकन होता है, तो इसके लिए भी ऑप्शन आपको मिलेंगे जब आप कॉन्फ़िगर करते हो। A soft token require an activation code. Note that each FortiGate यानी कि FortiGate VM provide 2 free token.
जो FortiGate VM होता है, जो हम ट्रायल लाइसेंस लेते हैं कंपनीज के अंदर, उसको एक्टिवेट करके देता है वेंडर। उसमें 2 FortiGate हमें टोकन मिलता है ट्रायल के लिए। यू मस्ट परचेज एनी एडिशनल टोकन फ्रॉम Fortinet, अगर 2 से ज़्यादा यूज़ करने टेस्टिंग करनी है आपको। अब इसमें एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है ऑथेंटिकेशन मेथड में। एक्टिव ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, यूजर रिसीव है लॉगिन प्रॉम्प्ट। लॉगिन प्रॉम्प्ट आएगा, मस्ट मैनुअली एंटर क्रेडेंशियल्स टू ऑथेंटिकेट। आईडी पासवर्ड आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद एलडेप, रेडियस सर्वर, लोकल और टेक, ऐसी ये चीज़ें हो सकती हैं, आपने मैनुअली डाल दिया। अब पैसिव में क्या होता है, यूजर डज नॉट रिसीव लॉगिन प्रॉम्प्ट फ्रॉम FortiGate, क्रेडेंशियल आर डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली, मेथड वेरीज डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज। अब इसमें क्या होता है, आपको दोबारा से री ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा। री ऑथेंटिकेट का मतलब है, आप जैसे एलडैप यूज कर रहे हो अपनी कंपनी में, है ना, FortiGate सिंगल साइन ऑन, रेडियस सिंगल साइन ऑन, और ये जो आपका SSO होता है वो एनटेलएम, जैसे विंडोज वगैरह के लिए एनटेलएम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने भाई एक बार अपने डेस्कटॉप को लॉगिन किया, डेस्कटॉप को लॉगिन कर लिया। डेस्कटॉप को लॉगिन करने के बाद आपने बार बार आईडी पासवर्ड नहीं डालने पड़ते। अगर आपने FortiGate लॉगिन करना है तो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो जाएगा। सिर्फ आपने एक बार आईडी पासवर्ड डालना है। आपने इंटरनेट चलाना है, कैप्टिव पोर्टल आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उसके लिए आपको आईडी पासवर्ड नहीं डालना है। या आपकी कोई और साइट है, कोई साइट आपकी कंपनी के इंटरनल, उसमें भी इंटीग्रेशन कर रखा है, उसमें भी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो जाएगा, मतलब पेज ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये होता है हमारा पैसिव ऑथेंटिकेशन। एक्टिव में क्या होगा, आपने सिस्टम लॉगिन किया, फिर आपने कोई साइट लॉगिन कर, साइट पे जाना है, तो उसमें आपने कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगर कर रखा था। कैप्टिव पोर्टल में आपने क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, तभी आप ऑथेंटिकेट कर पाओगे। आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, दोबारा से मैच हुआ, फिर वो लॉगिन होगा। तो वो होता है एक्टिव ऑथेंटिकेशन। पैसिव में आपका ऑटोमेटिक होता रहेगा, दोबारा से ये ऑथेंटिकेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार डालो आईडी पासवर्ड और सब जगह सिंक हो जाता है। Which firewall authentication method does FortiGate support? लोकल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, बायोमेट्रिक तो नहीं करेगा ये। A remote LDAP user is trying to authenticate with username and password. How does FortiGate verify the login credentials? बताओ भाई, login credentials को कैसे वेरीफाई करेगा। पहला है FortiGate queries its own database फॉर यूजर क्रेडेंशियल। जो FortiGate का डेटाबेस है उससे वेरीफाई करेगा, उससे क्वेरी करेगा। दूसरा है FortiGate सेंड द यूजर एंटर्ड क्रेडेंशियल्स टू द रिमोट सर्वर फॉर वेरिफिकेशन, रिमोट सर्वर को भेजेगा। तो दो मेथड है इसमें। जब भी आप एलडैप यूज करते हो तो उसमें रिमोट सर्वर पे जाता है पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए, पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए, चेक करने के लिए। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखो, है ना। तो ये चीजें हैं, ये हम अब देखो, जैसे ये तो हमने कर ही लिया अभी, है ना, इसको हम बाद में देखते हैं। हाँ, अब फायरवॉल पॉलिसी में भी कई बार क्या होता है, देखो, जैसे आपने VPN कॉन्फ़िगर किया। VPN में हम क्या करते हैं, मैनुअली यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके देते हैं यूजर को लॉगिन करने के लिए। VPN में भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ग्रुप ऐड कर सकते हो अपनी पॉलिसी के अंदर, कि भाई जो यूजर है ये वाले ग्रुप होंगे, वो ऑथेंटिकेट करें। मतलब ग्रुप बेस्ड पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्ट एडी से उठ के आ जाएगा ग्रुप। यूजर को क्या करना है, कुछ अलग से आईडी पासवर्ड बना के नहीं देना। जो उसका आईडी का पासवर्ड होगा, यूजर नेम होगा, उसको उससे वो लॉगिन कर सकता है अपने Forti क्लाइंट एप्लीकेशन को। Firewall policies can use user and user group object to define the source. The object includes लोकल फायरवॉल अकाउंट आप यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल सर्वर अकाउंट यूज कर सकते हो, PKI यूजर यूज कर सकते हैं, FortiGate सिंगल साइन ऑन यूज कर सकते हो। आप जो भी यूजर नेम है वो आप सोर्स में आपको कॉल करना पड़ेगा। Anyone who belongs to the group and provide correct information will have a successful authentication. जब हम
कोई पॉलिसी क्रिएट करते हैं, सपोज आपका ऑथेंटिकेशन के लिए जा रहा है कुछ पेज, है ना, आपने एक्टिव ऑथेंटिकेशन एनेबल कर रखा है। अब उसमें क्या होता है, एक पेज मैंने दिखाया था, पेज में आपको सपोज आपने कैप्टिव पोर्टल अनेबल कर रखा है, या फिर आपका लगा लो फायरवॉल, फायरवॉल को ऑथेंटिकेट करवा रहा हूँ। इन दोनों केसेज में क्या होगा भाई, कैप्टिव पोर्टल आपने लॉगिन करना है, इसमें भी आपका डीएनएस एक तो रिजोल्व होना चाहिए, और दूसरा आपका एचटीटीपी अनेबल होना चाहिए। एचटीटीपी या एचटीटीपीएस दोनों कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही आपका फायरवॉल केस में एचटीटीपीएस अनेबल होना चाहिए। एचटीटीपीएस अनेबल नहीं करोगे तो आपको पेज नहीं आएगा। और दूसरा डीएनएस, डीएनएस भी आपका रिजोल्व होना चाहिए। डीएनएस कहने का मतलब है अगर आप डीएनएस यूज कर रहे हो आईपी की जगह, तो उस केस में आपका डीएनएस अनेबल होना चाहिए, डीएनएस आपका अलाउ होना चाहिए, एचटीटीपी एस अलाउ होना चाहिए, एचटीटीपी अलाउ होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ये चीजें अनेबल नहीं करोगे तो आपको ऑथेंटिकेशन का पेज ही नहीं आएगा, आप ढूंढते रह जाओगे कि भाई क्या इशू था। होस्ट नेम रिजोल्यूशन इज often required by the application layer protocol HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, Telnet that is used to authenticate. DNS server must be explicitly listed as a service in the policy. तो यहाँ पे क्लियर एचटीटीपी और डीएनएस आपको अनेबल करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर की साइड में, जिसको भी आप ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हो, जिससे मतलब कि एडी सर्वर है तो उस साइड में भी। जी। तो प्रोटोकॉल तो सेम चीज है, प्रोटोकॉल कौन सी अनेबल होनी चाहिए, ऑल अदर सर्विसेज आर नॉट अलाउड अंटिल द यूजर हैज ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। जब तक उसको एचटीटीपी का पेज नहीं आएगा, ऑथेंटिकेशन पेज नहीं आएगा, तो तब तक वो ऑथेंटिकेट नहीं हो सकता। और ऑथेंटिकेशन का पेज कब आएगा, जब आप उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है या पोर्ट्स है वो अलाउ करोगे, एचटीटीपीएस अलाउ करोगे। कई बार आप देखते होगे यार यूजर को ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पेज ही नहीं आ रहा, उन्हें आईडी पासवर्ड डाला या फिर ऑथेंटिकेशन पेज ही नहीं आ रहा, तो वो कैसे लॉगिन करेगी उसमें। तो उसको हम ट्रबल शूट करते हैं, पता लगता है यार एचटीटीपीएस किसी ने उसका हटा दिया, या डीएनएस रिजोल्व नहीं हो रहा, डीएनएस सर्वर बैठ गया है। तो बहुत सी चीजें हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि फायरवॉल में इश्यू हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिमोट सर्वर में कुछ इश्यू हो गया हो। तो ये प्रोटोकॉल्स आपको अनेबल करनी पड़ेगी। तो ये मिक्सिंग पॉलिसी है, तो ये हम देखेंगे। ये आपने अगर ऑथेंटिकेशन टाइम आउट सेट करना है तो वो आप सेट कर सकते हो। कैसे आप सेट करोगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग यूजर सेटिंग, सेट और टाइम आउट टाइप, आइडल आपने सेट करना है, कितना सेट करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो हर टाइम आउट के लिए। Timeout specifies how long a user can remain idle before the user must आवाज आ रही है। आप म्यूट कर लो, है ना। तो यहाँ पे टाइम आउट आप डिफाइन कर सकते हो यूजर के लिए, भाई कितने टाइम तक यूजर पासवर्ड ना डाले तो वो टाइम आउट हो जाए सेशन, ये सब चीजें। टाइम आउट स्पेसिफाइज हाउ लॉन्ग ए यूजर कैन रिमेन आइडल बिफोर द यूजर मस्ट ऑथेंटिकेट अगेन। भाई ऑथेंटिकेट दोबारा करना है यूजर को, तो उसके लिए आपको टाइम आउट डिफाइन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट इज 5 मिनट, है ना। अगर आइडल बैठा हुआ है यूजर, तो उसका क्या, वो 5 मिनट में ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए, दोबारा से ऑथेंटिकेट करवाना पड़े आपको। नो ट्रैफिक फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम, तो सेम चीज है, आपने 5 मिनट का टाइम आउट डिफाइन कर दिया, 5 मिनट तक आपने क्या किया, कुछ भी छेड़ा नहीं, कुछ भी टच नहीं किया, तो 5 मिनट बाद ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। तो दोबारा से आपको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा डिवाइस। आप यूजर कैसे मॉनिटर कर सकते हो, उसके लिए आपको डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, यूजर डिवाइस में जाना पड़ेगा, फायरवॉल यूजर में जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन से यूजर लॉग्ड इन है, कौन कौन से यूजर काम कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने ऑथेंटिकेशन सर्वर पर, कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वो चल
तो ये हमारी टोपोलॉजी होगी, मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा फायरवॉल होगा। फायरवॉल के नीचे हमने क्या कर रखा है, एक ये हमारा विंडोज सर्वर है, उसके नीचे स्विच है, स्विच के नीचे हमारे पास ये 3 डेस्कटॉप है। तो ये हमारा एलडैप सर्वर की तरह काम करेगा। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ अभी क्या क्या मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है। एडी मैंने इंटीग्रेशन कर रखा है। अगर एडी कॉन्फ़िगर, वैसे तो एडी की हमें जरूरत नहीं होती, जो एडी टीम होती है वो हमें आईडी पासवर्ड मांग लेते हैं हम उनसे, और आईपी मांग लेते हैं। एडी का आईपी हमें पता होना चाहिए, इतना काम होता है। अगर आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो तो लैब में तो कोई सर्वर टीम होगी नहीं, आपको खुद को करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप है, वो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा या प्ले लिस्ट में मिल जाएगी यूट्यूब वाली में। तो उसमें देख लेना कैसे मैंने एडी कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, उसमें 5-10 मिनट का एक वीडियो है। तो वो आप कॉन्फ़िगर कर लेना, बट मैं आपको दिखा देता हूँ किस नाम से मैंने कर रखा है। यहाँ पे जो आईपी है, आईपी, हाँ सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। आईपी मैंने, आईपी जो हमें मिल रहा है यहाँ पे एडी सर्वर पर, वो मिल रहा है 10.1.1.3। ये अभी डीएचसीपी से मिल रहा है, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है, स्टैटिक आईपी होता है। मतलब ये चेंज नहीं होता, इसको आप रिजर्व करके रखते हैं सर्वर के लिए। और यहाँ पे हमारा गूगल भी काम कर रहा है ठीक तरीके से। अब हम क्या करते हैं, एक बार डोमेन नेम देख लेते हैं किस नाम से हमने डोमेन नेम बना रखा है। जो डोमेन है हमारा यहाँ पे है serverattack.com, तो इसको हम यूज करेंगे। एक हमने ग्रुप बना रखा है एचआर के नाम से, एचआर के अंदर हमने एक काफी सारे यूजर ऐड कर रखे हैं। अब ये यूजर ऐड कर रखे हैं हमने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन यूजर का पासवर्ड रिसेट कर देते हैं एक बार। पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ admin@123। ये रिसेट कर दिया। और ये देखना है कौन से ग्रुप का पार्ट है, तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें अकाउंट पर आना पड़ेगा। HR1 मेंबर ऑफ, देखो ऊपर दिख रहा होगा मेंबर ऑफ, एचआर का मेंबर है ये, एचआर ग्रुप का। और ऐसे ही हमने एक टेस्ट 1 बना रखा है, तो ये हम देख लेते हैं किसका पार्ट है। टेस्ट 1 अभी हमारा किसी भी यूजर का, किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। मोहन को देख लेते हैं। मोहन हमारा सेल्स टीम का पार्ट है, तो मोहन का भी पासवर्ड रिसेट कर लेते हैं। admin@123। ये हमने पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, फायरवॉल में चलता है, फायरवॉल का आईपी एक बार मैच कर लेते हैं। एडमिन एडमिन गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, तो आईपी हमें मिल रहा है 151। फायरवॉल को लॉगिन कर लेते हैं हम। लॉगिन करने के बाद हमें किस में जाना है, ऑथेंटिकेशन में। एक बार पीपीटी में दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको स्टेप याद रहे। ये टोकन के लिए हो गया हमारा। एडी ऑथेंटिकेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये देखो
एलडेप सर्वर ऑन फोर्टिकेट, इसके लिए आपको एलडेप सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। चलते हैं, यूजर एंड ऑथेंटिकेशन, एलडेप सर्वर ऑथेंटिकेशन। देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। रेडियस सर्वर करना है तो रेडियस सर्वर पे आप क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू पे करोगे, यहाँ पे आपने रेडियस सर्वर का नेम डिफाइन करना है, कोई भी आप रैंडम नेम डाल सकते हो, और यहाँ पे आपने आईपी डालना है, और ये इंक्लूड इन एवरी ग्रुप ये भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसके बाद आपको रेडियस सर्वर का जो आईपी है वो डालना पड़ेगा, और उसका सीक्रेट की डालना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। आप सिंपली ये डालो, ये ऑप्शनल है, ये मत डालो। इसके बाद आपने ये डालना है, जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद आईपी मैं डाल देता हूँ 192.168.1.2, ऐसे करके डाला। और यहाँ पे आपने सीक्रेट की डाल देनी है, वो आपको रेडियस टीम द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एलडेप पे जाएंगे, एलडेप पे जाने के बाद एक ये ऑप्शन हो रहा है ऑथेंटिकेशन सेटिंग। देखो ये नया ऑप्शन है, तो सर्टिफिकेट बेस के लिए तो इसको हम डिफॉल्ट रहने देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ रहे। देखो टाइम आउट की सेटिंग है, टाइम आउट आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटोकॉल कौन कौन सी सपोर्ट करता है, प्रोटोकॉल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो अभी हमें एलएफ सर्वर पे चलना है, क्रिएट न्यू पर जाएंगे। यहाँ पे हमें नेम डिफाइन कर देना है। नेम में क्या होगा हमारा, सपोज हमने एलडेप सर्वर कर दिया, ये हो गया। अब एलडेप सर्वर का आईपी क्या है, ये आपको नेम पता होना चाहिए। तो एलडेप सर्वर का आईपी हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। 1.3, 10.1.1.3। तो यहाँ पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट आ रहा है आपका सीएनएम, सीएनएम मतलब कॉमन नेम। तो ये हो गया। इसके बाद हम ब्राउज करेंगे, ब्राउज पर देखते हैं क्या आता है हमें। देखो रिफ्रेश करते हैं, इनवैलिड एलडेप सर्वर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इनवैलिड आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, या फिर पिंग करके देख लेते हैं 1.5 को। हमारे फायरवॉल का आईपी क्या है, वो रीचेबल है या नहीं है, वो मैच कर लेते हैं। रीचेबल है, और यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। देखो ये भी रीचेबल है, और यहाँ पर ये हमने सर्वर आईपी डाल दिया। या भी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सर्वर में कुछ इश्यू हो। इसमें हम मैनुअल आईपी डाल देते हैं। 10.1.1.3, 255, 255, 255, 10.1.1.1। यहाँ पे 389 हो गया सर्वर पोर्ट, सर्वर नेम, और यहाँ पे यूआईडी हमें डालना है। यूआईडी ना करके दोनों चीजें करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम यूआईडी डाल रहे हैं, और इसको हम रेगुलर कर लेते हैं। देखो कुछ चीजें हो रहा है, हो सकता है हमने ये चीजें नहीं डाली हैं। यहाँ पे रेगुलर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं कोई भी आईडी एडमिनिस्ट्रेटर का,
एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी क्या है देख लेते हैं। administrator@serverattack.com। एक सर्विस अकाउंट होता है ना, सर्विस अकाउंट हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वही चीज़ है। अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़ कर लेते हैं, और जो सर्विस अकाउंट होता है उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर के एक्सेस होते हैं। ADMITRATO administrator@SARWARA serverattack.com, ये हो गया। और यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे हम सिंपली ब्राउज करके देखते हैं। देखो अभी हो रही है ना, डायरेक्टरी हमारी सर्च हो गई। तो ये नीचे वाली चीज़ें भी डालनी पड़ेगी आपको, तभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मतलब कि पता लगेगा कि हाँ करेक्ट LDAP सर्वर को हम एक्सेस कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी हमारा इंटीग्रेट कर लेगा LDAP सर्वर, तो हमें यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे डायरेक्टरी आ गई। यहाँ पे सपोज मैंने OUHR यूज किया, इस पे सिंपली क्लिक करना है, ओके कर देना है। देखो यहाँ पे आ गया OUHR DC कौन सा है हमारा, सर्वर अटैक है DC कॉम। तो ये चीज़ें हो गई। अब टेस्ट कनेक्टिविटी करनी है, टेस्ट कनेक्टिविटी सक्सेसफुल आ रहा है। सिक्योर कनेक्शन के लिए आपको कौन सा पोर्ट नंबर यूज करना होता है, 636 यूज करना होता है। सर्टिफिकेट यहाँ पे अनेबल करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें अभी हमारे पास नहीं है। तो ये टेस्ट कनेक्टिविटी कर ली। टेस्ट यूजर क्रेडेंशियल्स करने हैं आपको। सपोज मैंने HR1 किया है यहाँ पे, और यहाँ पे admin@123। देखो ये भी टेस्ट हो गई, किसी के क्रेडेंशियल्स आपको चेक करने हैं। ओके किया। ओके करने के बाद हमें क्या करना है, यूजर एंड ग्रुप में चलते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कल हमने VPN के लिए बनाया था ना, तो VPN यूजर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। इसको भी हमने डिलीट कर दिया। क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ पे हमने डाला HR, ग्रुप नेम सेम रखते हैं जिससे कि हमें पता रहे। तो HR का ग्रुप हो गया हमारा। और यहाँ पे हम एक बार मेथड भी देख लेते हैं किस टाइप से हमने कॉन्फ़िगर करना है। अब देखो यहाँ पे हमने करना है, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने रिमोट सर्वर यहाँ पे यूज करना है, LDAP सर्वर हो गया। LDAP सर्वर चूज करने के बाद यहाँ पे देखो कौन कौन से ग्रुप है हमारे। सेल्स भी आ रहा है, HR भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी सपोज HR सिलेक्ट करना है, HR यूजर को एक्सेस देना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड सिलेक्टेड करूंगा, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइड में हमारी डोमेन की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये मैंने ओके कर दिया। अभी यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड करने के बाद मेंबर है, जैसे मेंबर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेंबर में टेस्ट आ रहा है। तो HR के अंदर हम देखते हैं टेस्ट बनाया नहीं बनाया हमारे। तो टेस्ट 1 है, तो ये हमारे AD का पार्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं अभी मेंबर ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके किया। ओके करने के बाद ये हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। HR का ग्रुप का पार्ट हमारा एक है HR1। फिर उसके बाद हम लॉगिन करके देखेंगे। तो जैसे फायरवॉल पे हमें लॉगिन करवाना है, तो फायरवॉल पे लॉगिन करवाने के लिए हमें कहाँ पर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर में जाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर में आए, यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही यूजर क्रिएटेड है हमारा। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता हूँ। लोकल यूजर ना करके मैं यहाँ पे करता हूँ मैच ऑल यूजर इन ए रिमोट सर्वर ग्रुप। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अकाउंट प्रोफाइल सपोज मैंने रीड ओनली दे दिया। जो भी प्रोफाइल आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या एग्जिस्टिंग में से चूज कर सकते हो। रिमोट यूजर ग्रुप यहाँ पे आ गया, HR आ गया। और यहाँ पे यूजर नेम क्या होगा, यूजर नेम सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया HR1। कहाँ से मैच होना चाहिए HR1 आपका, देखो यहाँ पे HR1 मैंने क्रिएट कर रखा है AD में, दिख रहा है ये। तो ये सेम होना चाहिए भाई, किसी यूजर ने ज्वाइन की टीम
और उसका नाम, उसके नेम से यूजर नेम क्रिएट हो गया, ग्रुप भी क्रिएट हो गया, आपको पता लग गया, इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन हो ही रखा है, तो कौन से ग्रुप का पार्ट है वो भी पता आपको, और यूजर नेम यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया है। एक चीज और कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन टू अ ट्रस्टेड होस्ट, ट्रस्टेड होस्ट का आईपी भी आप डाल सकते हो कि भाई उसी पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन हो जहां से ये आईपी बिलोंग करता है। यहाँ पे एक सब मैनेजमेंट का सबनेट आप डिफाइन कर सकते हो। इसको मैं फिलहाल डिसेबल रखता हूँ। ओके किया, ओके कर दिया। आप लॉगिन करके देखते हैं फायरवॉल को। लॉग आउट किया, HR1 और पासवर्ड एडमिन 8123। देखो हो गया हमारा लॉगिन। जी। हमने आईडी पासवर्ड तो नहीं डाले यहाँ पे, हम्म, और चेंज करके देखते हैं हम क्या कोई चेंज कर पा रहे हैं। DNS में हमने 8.8.8.8 डाल दिया। देखो रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, ओके का ऑप्शन नहीं आ रहा। रीड ओनली एक्सेस है। रीड ओनली एक्सेस है। अगर हम यहाँ पे एक और ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, ये एक और यूजर क्रिएट कर देते हैं। दीपक बना दिया यहाँ पे मैंने, दीपक। पासवर्ड सेट कर दिया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अब हम चलते हैं फायरवॉल के अंदर, इसको लॉगिन लॉग आउट करते हैं पहले। एडमिन, एडमिन। अब हमने किस में जाना है, अब हमने जाना है सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम जो यूजर बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, फायरवॉल को लॉगिन करने के लिए। क्रिएट न्यू पर जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे आपने नाम डालना है दीपक, दीपक डाला। ये ऑप्शन चूज किया आपने, मैच ऑल यूजर इन ए रिमोट सर्वर ग्रुप। रिमोट सर्वर ग्रुप से हमारे यूजर मैच होने चाहिए, मैच ऑल यूजर है ना। और इसके बाद आपने प्रोफाइल चूज करनी है, प्रोफाइल क्या देना चाहते हो आप। प्रोफ एडमिन कर दिया मैंने। प्रोफ एडमिन को रीड ओनली एक्सेस नहीं होते, मतलब कि फुल एक्सेस होते हैं। कौन से ग्रुप का पार्ट है, हमने HR ग्रुप डिफाइन किया यहाँ पे। ओके कर दिया। डुप्लीकेट एंट्री फाउंड दिखा रहे, डुप्लीकेट एंट्री कहाँ हो गई हमारी, तो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हमने पहले से बना रखा है क्या कोई। डुप्लीकेट एंट्री, तो हम यूजर एंड ऑथेंटिकेशन में चलते हैं, यूजर में जाते हैं। देखो यूजर हमने वहाँ पे क्रिएट कर दिया है ना, तो एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ से वो करते लॉग आउट। नहीं हो रहा, डिफाइन करना पड़ेगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दीपक, सुपर एडमिन, एक ग्रुप हो गया। लेकिन एक मिस्टेक करी ना हमने, देखा आपने, ये जो है HR के इसका अंदर पार्ट नहीं है ये। HR का अंदर नहीं है। हम्म, तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं मेंबर, यहाँ पे दीपक डालते हैं। ओके, ओके, और यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब ये कह रहा है अनदर वाइल्ड कार्ड एडमिनिस्ट्रेटर विद द सेम रिमोट ग्रुप, ये कह रहा है कि सेम रिमोट ग्रुप आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो अभी हमने ये बना रखा है, तो हम इसको अभी छोड़ के HR1 से नेम बनाए हो ना सर, शायद इस वजह से नहीं है। तो यहाँ पे दीपक के नाम से लॉगिन करके देखते हैं। देखो लॉगिन हो गया है ना, वो HR नेम है ना, वो सेम नेम नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा स्टैंडर्ड नेम है एक्चुअली। जरूरी नहीं है कि ये मैच होना चाहिए हमारा HR
यहाँ पे जो डिफाइन कर रखा है, ये आपने यहाँ पे सिंपली डाल देना है एलडेप यूजर या फिर एचआर ग्रुप, ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो मैं इसको अभी लॉग आउट किया, एडमिन एडमिन सिस्टम में गए, एडमिनिस्ट्रेटर में गए। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया एचआर ग्रुप, या फिर ऑडिट डाल देते हैं, ऑडिट ऑडिट के नाम से आप कर सकते हो ये अभी, लेकिन एचआर का पार्ट है ना, एचआर ग्रुप कर देता हूँ। एचआर ग्रुप किया, ओके कर दिया, एक ये हो गया। दूसरा सपोज हमने एक ग्रुप और है हमारे पास, सेल्स, सेल्स को भी ऐड करवाना है। अभी हम कहीं भी कॉल कर रहे हैं तो एचआर के अलावा हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेल्स नहीं आ रहा ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, अभी दोबारा जाते हैं एलडेप सर्वर के अंदर, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये हो गया, एचआर हो गया हमारा। यूजर ग्रुप में चलते हैं, यूजर ग्रुप में हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे हम सेल्स डालते हैं। एलडेप सर्वर आ गया हमारा, सेल्स आ गया यहाँ पे, ओके किया, सेल्स आ गया, यहाँ पे सेल्स ग्रुप कर देते हैं, ओके कर दिया। अब चलते हैं हम दोबारा सिस्टम के अंदर, क्रिएट न्यू करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे हम डाल देते हैं सेल्स ग्रुप। ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, मैच ऑल यूजर इन है, ऑल यूजर के लिए हम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल आपने क्या डिफाइन कर दी, सुपर एडमिन, और यहाँ पे देखो आ गया सेल्स ग्रुप, और यहाँ पे आपने ओके कर दिया। तो अब जो सुपर एडमिन है हमारा, सुपर एडमिन को सारे एक्सेस होते हैं, देखो ये भी सुपर एडमिन है, ऊपर वाला रीड ओनली था एचआर में जो थे, तो एचआर वाले यूजर नहीं कर पा रहे थे कुछ भी चेंजेस। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे सर्वर पे, यहाँ का जो मोहन है, मोहन कौन से ग्रुप का पार्ट था, मोहन जो है वो सेल्स ग्रुप का पार्ट है। तो मोहन को लॉगिन करके देखते हैं और देखते हैं क्या एक्सेस मिला उसको। मोहन से लॉगिन हो गया, ऊपर देख सकते हैं हम। मोहन से अब हम कुछ चेंजेस करवा के देखते हैं, नेटवर्क में चलते हैं, डीएनएस में चलते हैं, यहाँ पे एडिट कर देते हैं। देखो आ गया, अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसको भी हमने ऐड कर दिया, हो गया अप्लाई। देखो अब मैंने पैकेट कैप्चर पे किया क्लिक, फिर डीएनएस पे चलते, देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव है। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं हटाता हूँ अभी, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखती रहेगी। तो ये समझ में आ गया, ये तो हो गया हमारा फायरवॉल के लिए। अब सपोज आपने कोई पॉलिसी क्रिएट करनी है, पॉलिसी में आपने यहाँ पे ग्रुप तो कॉल कर ही लिए, अब आपने पॉलिसी क्रिएट करनी है कि भाई यहाँ पे जो एचआर के ग्रुप है ना, उन्हीं का इंटरनेट चले। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सोर्स में यूजर में आओगे तो यहाँ पे एचआर यूज कर सकते हो, या फिर सेल्स यूज कर सकते हो। तो दोनों, आपने जिसको भी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है उसके लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे भाई वो चीज है जो आपका यूजर नेम है ना, यूजर जो है, जो पीसी यूज करेगा वो डोमेन से ज्वाइन होना चाहिए। डोमेन से ज्वाइन होगा तभी आपके फायरवॉल को पता लगेगा कौन से यूजर से रिक्वेस्ट आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक डोमेन को हम ज्वाइन करवाते हैं, चलो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, टाइम ना लगा करके हम चलते हैं कैप्टिव पोर्टल में, इंटरफेस में आए, लैन इंटरफेस है हमारा, लैन इंटरफेस में आके हमने डिवाइस डिटेक्शन अनेबल कर देते हैं, सिक्योरिटी मोड भी यहाँ पे हमने अनेबल कर दिया। डिवाइस डिटेक्शन का मतलब है कि कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, विंडोज़ यूज़ कर रहा है या कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है वो पता लग जाए।
अब हम गए देखो, और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, मोहन नाम से हम ये चेंजेस कर दें। ऑथेंटिकेशन पोर्टल आपका लोकल होगा, और यहाँ पे यूजर एक्सेस अलाउ ऑल हो सकता है या रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप हो सकता है आपका। तो यूजर मैं अलाउ ऑल कर देता हूँ। एग्जाम्प्ट यूजर में एग्जाम्प्ट डाल सकते हैं हम, और एग्जाम्प्ट डेस्टिनेशन सर्वर वो भी कर सकते हैं। अभी कोई भी हम एग्जाम्प्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अलाउ ऑल कर देता हूँ। कैप्टिव पोर्टल मैंने अलाउ कर दिया, और ये लोकल ऑथेंटिकेशन पोर्टल से हमारा क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होनी चाहिए यूजर। और ओरिजिनल पेज पे हमारा रिडायरेक्ट होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, जो FortiGate का पेज होगा। अगर आपने कोई खुद से कोई बना रखा है कोई पेज आपका कैप्टिव पोर्टल, आप उस पे भी ऑथेंटिकेशन के लिए उस पेज को भी रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो मैं अभी ओके कर देता हूँ। ओके कर दिया, और मैं पॉलिसी के अंदर जाता हूँ, पॉलिसी में डाल देता हूँ सेल्स। सेल्स ग्रुप ऐड कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे सेल्स के मेंबर होंगे ना, उनका इंटरनेट चलेगा, HR वालों का नहीं चलेगा। तो देखते हैं, ये विंडोज पीसी हमने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, इसको भी हम साइड बाय साइड लॉगिन कर देते हैं। तो वेट करते हैं तब तक अपना ब्राउजर ओपन होता है। यहाँ पे मैंने जीमेल एक्सेस किया, देखो जीमेल एक्सेस किया। अब मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा ना, तभी चलेगा। तो पहले मैं HR1 का डालता हूँ, तो HR1 से देखते हैं कि हमारा लॉगिन होता है या नहीं होता है। सिक्योर, स्मार्ट एंड इजी टू यूज, तो अलाउ ऑल कर रखा था, चल गया हमारा। अब जीमेल एक्सेस करते हैं यहाँ पे। देखो जीमेल हमारा चल गया, क्यों चल गया, हमने यूजर में जो है हमने कौन सा डिपार्टमेंट डाला था, वो डाला था, और हमने IPs में ऑल कर दिया था। तो एक काम करते हैं, पॉलिसी से हम सबनेट हटा देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। वन एड्रेस, वो एड्रेस हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ऑल कर देते हैं। चल गया हमारा इंटरनेट, फेसबुक ट्राई करते हैं। और लोग्स आपने देखने हैं तो लोग्स आप देख सकते हो। देखो HR1 के नाम से आप देख सकते हो ना यूजर क्या एक्सेस कर रहा है। अगर आप जी फोर्टी सर। एनालाइज फोर्टी एनालाइजर यूज कर रहे हो, तो आप इसके लिए रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। रिपोर्ट में आप हम्म चेंज देख सकते हो फिल्टर करके। अभी हम क्या करते हैं, एक बार कैप्टिव पोर्टल वाली सेटिंग में जाते हैं दोबारा। मैंने ऑल कर दिया वहाँ पे। रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप कर देते हैं, सेल्स कर देते हैं रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप। कर दिया सेल्स, और पॉलिसी में भी हम चेंज कर देते हैं। हो गया।
सोर्स अभी में हम ऑल भी तो कर रखा है सर। हाँ, सोर्स में ऑल है, वो देखते हैं। अभी वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया मैंने सेल्स ग्रुप। वो अभी देखते हैं काम करता है नहीं करता है। यहाँ पे आई थिंक ओल ही रहेगा आपको, है ना। हमने अभी कौन सा सिस्टम ऑन किया है, ये वाला ऑलरेडी ऑन है हमारा। पीसी तो देखते हैं। वीपीसी भी ट्राई करें क्या। हम्म। शो आईपी। वीपीसी पे तो नहीं चलना चाहिए आई थिंक, है ना। हाँ इस पे ना चलेगा। पिंग तो हो जाएगा। देखो पिंग भी नहीं हो रहा है। हम्म। पिंग भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो पिंग भी नहीं होगा। वीपीसी पे तो आता ही नहीं हमारा ऑथेंटिकेशन पेज। देखो इस पे भी नहीं चलेगा, एक बार आईपी देख लेते हैं हम, आईपी क्या मिल रहा है। आईपी तो मिल रहा है। अभी तो नहीं चल रहा है, नेम तो रिजोल्व कर रहा है। एक बार हम यहाँ पे सर्च करते हैं gmail.com। ऑथेंटिकेशन पेज आया हमारे पास। हमने सेल्स वाला यहाँ पे यूजर डालना है। सेल्स में कौन था, मोहन था आई थिंक। वो नहीं। मोहन। देखो नहीं चला ना, क्योंकि हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड में डाल दिया। हम्म। यहाँ से पिंग करा के ही देख लेते हैं, पिंग से ही पता लग जाएगा हमारा। हैंग हो गया आई थिंक। हाँ, देखो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, नेम रिजोल्व कर रहा है यहाँ पे, बट इंटरनेट नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक काम और करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं gmail.com। तो उसको बाद में देखेंगे। आप लोग्स देखो, लोग्स में HR1 आ रहा है। और ये 5 वाला यूजर देख रहे हो, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सोर्स आईपी क्या है आपका, ये है। नेट आईपी ये है। डेस्टिनेशन आपका जा रहा है 888 पर, यानी कि डीएनएस के लिए जा रहा है। ट्रैफिक है ना, 53 का ट्रैफिक है डीएनएस हम्म। रिजोल्यूशन के लिए। हम्म। अब तो यहाँ पे एक्शन देखते हैं, एक्शन एक्सेप्ट हो गया, डीएनएस रिजोल्यूशन हो रहा है। डीएनएस हम्म। आपका काम कर रहा है, इंटरनेट वन वाली पॉलिसी से काम कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं आया है ना, डिनाई वाला कोई भी लोग्स नहीं आ रहा। नहीं आया। देखो डीएनएस क्वेरी, वेब फिल्टर, इवेंट में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, सिस्टम इवेंट आ रहे हैं, वाईफाई आ रहा है। तो इनका हमें कुछ नहीं करना है। तो हमें यहीं पर ही देखना है फॉरवर्ड में, जब तक हमारा यूजर लॉगिन नहीं हो जाएगा 5 वाला, ये ऐसे ही दिखाएगा, 5 दिखाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको दूसरा ब्राउजर ओपन करते हैं, वहां से ऑथेंटिकेट करवाते हैं। या फिर यहाँ से इनकॉग्निटो मोड ट्राई करें।
देखो चलेगा ही नहीं जब तक हमारा ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो आया समझ में कैप्टिव पोर्टल भी कैसे काम करता है आपका? हम्म। और सर ये कैप्टिव पोर्टल में हम लोग टाइम रिस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं क्या? टाइम जैसे रिस्ट्रिक्शन कोई कैसे? जैसे कोई गेस्ट यूजर आए, उसको बोला, मान लो सपोज आप इंटरनेट यूज करना चाहते हो तो 1-2 घंटे के लिए यूज कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको बंद कर दें हम। तो टाइम बेस्ड पॉलिसी बना सकते हो ना। टाइम बेस्ड पॉलिसी बनाई, उसमें गेस्ट यूजर आपने ऐड कर दिया। टाइम बेस कैसे? जैसे हमने पॉलिसी बनाई ना यहाँ पे, हम्म। शेड्यूल हम जो है ऑलवेज करते हैं। हाँ हाँ हाँ। शेड्यूल ऑलवेज करते हैं ना, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज की जगह यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं वन टाइम शेड्यूल, या यहाँ पे टाइम वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, कब से कब ओके। तक। हम्म। क्योंकि ये चीज हम लोग सर उसके थ्रू करते थे, कंट्रोलर के थ्रू, WLC था जो। हाँ उसमें भी होता है। उसमें भी हम्म होता है, जैसे हमारे कैप्टिव पोर्टल पेज आता है ना, तो उसमें भी हम हम्म। डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कैप्टिव पोर्टल पेज आए, वहाँ पे टोकन होता है, वो जनरेट होगा, वो हाँ। उसको दिया जाएगा। हम्म। है ना। याद है मेरे को भी वो, पहले हमने भी काफी किया, लेकिन अब तो स्पेसिफिक एक ही टीम हो गई ना, सिक्योरिटी बस। हाँ लेकिन ठीक है, छोटी कंपनी में सीखने का बहुत मिलता है, लेकिन बर्डन बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे। हाँ। देखो अब ये याहू खोला हमने, yahoo.com। देखते क्या होता है। स्किप कर देते हैं इसको, स्टेप को। ये ना, एक तो हमारा वीएम काफी स्लो चलता है, ये जो ईवीएनजी वाले सिस्टम होते हैं ना कंप्यूटर पीसी। हम्म। कैप्टिव पोर्टल वाला जब तक दोबारा पेज नहीं आएगा, तो हमारा लॉगिन के लिए, मतलब कि यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो हो सकता है उसके लिए सिस्टम हमें रिबूट करना पड़े, तभी पेज आए। हम्म। सर्वर नॉट फाउंड बता रहे हैं। ये दूसरे ब्राउजर पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। दूसरे पे ही ट्राई कर रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं इसके।
पहले की हिस्ट्री आ रही है। और देखो ये पोर्ट नंबर भी यूज कर रहा है 1000 बाय डिफॉल्ट। तो ये नहीं हो रहा है, ये रिबूट करना पड़ेगा तभी ऑथेंटिकेशन पे जाएगा दोबारा। तो पता तो लग गया आपको कैसे ऑथेंटिकेशन हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जी सर। तो है ना, कोई डाउट है अभी? नहीं सर, ठीक। है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट कल क्या करें फिर?